नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। आज हम आपके सामने एक ऐसे सारथी को लेकर हाजिर हुए हैं जो 2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं, निवाड़ी नरसिंहपुर जिले के एसपी रह चुके हैं और भोपाल नॉर्थ के एसपी हैं। हम उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी, आपका नाम। नमस्कार। सबसे पहले हम आपकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। जहाँ तक मेरी पृष्ठभूमि, मेरे फादर भी सर्विस में रहे हैं और इस कारण से हम लोगों का विभिन्न जगहों पर ट्रांसफ़र होता रहा है। तो मेरी शिक्षा दीक्षा अलग अलग जगह पर हुई है। मैंने जैसे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया है, फिर इंजीनियरिंग में मेरा रीवा से मैं पढ़ा हूँ, फिर अल्टीमेटली फिर एसीटी विदिशा से मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ। उस समय ऐसा स्टैग्नेशन की स्थिति थी कि सिविल इंजीनियरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम हो गई थी। तो जैसा अगर हमें शायद उस समय ये आसानी से अगर नौकरी लग जाती तो इन सब सेवाओं की ओर मेरा रुझान नहीं होता, लेकिन मेरी शुरू से इच्छा थी यूपीएससी में जाने की। मैं आईएएस अफसर बनना चाहता था, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। मैंने पीएससी दी तो इसमें मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ। 2 बार यूपीएससी भी दी, लेकिन वहाँ पर डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया। यहाँ अल्टीमेटली फिर आईपीएस अवार्ड हुआ। और जहाँ तक मेरी तैनाती का है, मेरा प्रोफेशनल पीरियड बिलासपुर में गुजरा। गिरधारी नायक साहब मेरे पहले एसपी रहे हैं, उनने हमें काफ़ी ट्रेनिंग दी है। और इसके बाद विभिन्न जगह पर मेरी पोस्टिंग हुई। जैसे मैं एसडीओपी रायसेन रहा हूँ, शुरुआती दौर में 2.5 वर्ष रहा हूँ। उसमें मेरे प्रथम एसपी मुकेश जैन साहब रहे हैं जी, और अरुणा मोहन राव मैडम रही हैं। इसके बाद मेरी पोस्टिंग एडी क्षेत्र में रही है। एसडीओपी भांडेर रहा हूँ, वहाँ पर 2 साल के आसपास मेरा टेन्योर रहा। मैं बहुत सारे डकैती ऑपरेशन में मैंने भाग लिया था। इसके पश्चात मेरा नक्सली ऑपरेशन में मेरा चूँकि मैं युवा था तो मेरी वहाँ पर भी पोस्टिंग कर दी गई और मैं उस समय सीएसपी बालाघाट और फिर एसडीओपी बैहर काफ़ी लंबे समय तक रहा। और उस समय नक्सलियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पर भी मेरे 2 साल के पीरियड में बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी और उसको हम लोगों ने उससे पार पाया। इसके पश्चात पुनः मेरी पोस्टिंग एसडीओपी भितरवार और डबरा के रूप में हुई। 3 वर्ष मैंने वहाँ काम किया। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डकैती समस्या थी। एक समय वहाँ पर T1 और T9 गैंग हुआ करते थे, तो हम लोग उसी में लगे रहते थे। एसीटीआई से आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो उस दौर में रैगिंग बहुत होती थी, क्या आपकी भी रैगिंग हुई? नहीं, जहाँ तक मेरा डिप्लोमा में था, जब मैं फर्स्ट ईयर में खिरसाडो में था तो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हुआ। तब जरूर ये दिमाग में था कि कुछ रैगिंग वगैरह का इशू रहेगा, लेकिन हमारे सीनियर लकीली ठीक रहे तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं किया। आप इसके बाद पुलिस में आ जाते हैं जी। कभी डकैतों से, नक्सलियों से आपका सामना हुआ? जी हाँ, डकैतों से तो हमारी निरंतर वहाँ पर आमना सामना हुआ है। 2-3 बार फायरिंग की भी स्थिति हुई है जी। तो वो भी एक्सपीरियंस है। और नक्सली ऑपरेशन पे भी निरंतर शामिल रहा हूँ, लेकिन नक्सलियों से रूबरू आमना सामना नहीं हो पाया है, लेकिन हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा सर्च ऑपरेशन इन सभी में हिस्सा लिया। इस टाइप की परिस्थितियां जब आती हैं तो डर लगता है क्या पुलिस वालों? नहीं, अब वो उस समय एक अजब सी जीवटता आ जाती है, जिजीवसा आ जाती है। जैसे एक बार मैं एक एंटी डकैती ऑपरेशन में गया था और मुझे वहाँ पर जाने के बाद हम लोग ऐसे जंगल में फंस गए थे कि वहाँ से फिर हम लोग को आने के लिए सिर्फ ये था कि हमें नौका से ही आना पड़ता था। और एक ऐसी नाव दुर्भाग्य से हमें मिली थी जिसमें पानी भी भर रहा था। वहाँ से कम 700-800 600-700 मीटर की दूरी थी। उसमें 600-700 मीटर की दूरी आने में हमें चप्पू चलाते हुए निकलना पड़ रहा था जी। तो मैंने उसमें 6-7 लोग एक बार में निकलते थे, तो पहले अपने साथियों को भिजवाया, फिर हम लोग धीरे से निकले। लेकिन उसमें फिर पानी भर रहा था तलियों में, तो हमारे पास 2-3 कटोरे थे जी, तो उसमें हम पानी उलीचते हुए निकले। तो एक अलग से उस समय कॉन्फिडेंस था कि नहीं, निकल जाएंगे, ईश्वर मदद करेगा, और निकल भी गए उस समय। 26 साल की आपकी सेवा है जी। कई खट्टे मीठे अनुभव होंगे, डेफिनेटली। कोई एक दिलचस्प किस्सा कोई आपको याद हो? जहाँ तक पुलिस की नौकरी में है, बहुत सारे अच्छे बुरे, बहुत चुनौतीपूर्ण अवसर तो निरंतर मिलते ही रहे हैं। लेकिन एक मैं एसपी नरसिंहपुर के रूप में मेरे समय में एक बहुत ही चैलेंजिंग हुई थी
दो घटनाएं जिसको मैं बार बार मेरे को स्मरण होता है। एक 13 वर्ष की बालिका के साथ रेप विथ मर्डर, वो मैंने ज्वाइन किया था, उसी के आसपास एक दिन बाद की घटना है। वो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और बाद में मैंने निरंतर वहाँ कैंप किया। हमारे एडिशनल एसपी को भी वहीं पे हमने कैंप करवाया जी। और उसका बाद में हम लोगों ने, जब वो सब बाद में पर्दाफाश हुआ, तो उसका बहुत नज़दीकी व्यक्ति ही निकला था जी। जो व्यक्ति उस बच्ची का दूर के रिश्ते का चाचा था जी। तो इन परिस्थितियों में अगर ऐसी घटना हो रही थी तो बड़ी पीड़ादायक थी। अल्टीमेटली फिर हम लोगों ने उसको फांसी तक की सजा कराई है जी। वो चीज़ मुझे आज भी रह कर उभर के आती है। और दूसरा, वहाँ पर एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी एक व्यवसायी के यहाँ पर, सोनी के यहाँ पर, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख की डकैती और उसके नौकर की हत्या हुई थी जी। वो भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी गाडरवारा की जी। तो उस घटना का भी हम लोगों ने एक तारतम्य बना के, वो हमारे लिए एक बहुत विचित्र स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति थी, अंधे में एक बहुत अंधी स्थिति थी, लेकिन हम लोगों ने उसको ट्रेस किया। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने, डकैतों ने जो माल था एक कुएं के अंदर एक उसमें पन्नी में बांध के डाल दिया था। वो पूरा 100% रिकवर होना हमारे लिए बड़े संतोष और सुकून की बात रही है। जैसे आपने नरसिंहपुर की बात की जी, आजकल बच्चियों के मामले में जो भी ज़्यादातर अपराधी आते हैं इस तरह की बलात्कार की घटनाओं में 90% रिश्तेदार या करीबी होते हैं जी। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं आपके, क्या वजह है इसकी? मेरा ये कहना है कि आज भी जहाँ तक मेरा मानना है कि जो कुछ ये पॉर्न साइट हैं जी। और जो विभिन्न तरह के जो है अपना मोबाइल का है, इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम आज की डेट में सामने आया है। अगर ये पॉर्न साइट ब्लॉक हो जाए, मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग ना हो, तो मैं समझता हूँ कि इसमें 90% तक हम अंकुश लगाने में कामयाब हो सकेंगे। इसमें नरसिंहपुर का ही एक और किस्सा है, जब आप पे इस तरह के आरोप लगते हैं तो श्रीवास्तव जी कैसे रिएक्ट करते हैं? आप पे आरोप लगा था कि आपने बच्ची के कारण एक पूर्व छात्र नेता पे गलत मामला दर्ज करा दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, वो एक हमारा व्यक्तिगत मैटर था, तो वो बिल्कुल गलत बात है। आपकी सीनियरिटी के लिए आप कोर्ट गए थे? सीनियरिटी के लिए हमारे 6 लोगों को जी अभी भी कैट में हम लोग का चल रहा है, शशिकांत शुक्ला, संतोष सिंह और मैं, मोनिका शुक्ला, सुनील पांडे जी। हम लोगों का ये रहा कि जो नए सिस्टम में 3 साल में, पहले जो था कि सीधे उसमें 3 साल में 1 साल मिलता था, नए सेटअप में ये हुआ है कि पहले 12 साल में 3 साल और फिर इसके बाद आपका 3 साल में 1 साल। तो दुर्भाग्य से हमारी ज्वाइनिंग 1 फरवरी की रही है। अगर हम लोग की 1 जनवरी को होती तो हम लोग को वो 1 साल की सीनियरिटी और मिलती, तो हम 2008 बैच के हो जाते आईपीएस। कितना फर्क पड़ता है उससे? आपकी सीनियरिटी 1 साल कम हो जाती है तो 1 साल उसमें हमें रिटायरमेंट के आसपास जो भी ड्यूज हैं उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। हम जल्दी से डीआईजी भी बन सकते हैं, आईजी भी बन सकते हैं, हमें और काम करने का, उच्च पदों पर काम करने का अवसर भी मिलेगा। आप राज्य पुलिस सेवा से हैं जी। और आईपीएस और एसपीएस कैडर में लगता है कुछ भेदभाव, ऐसी खबरें आती हैं बाहर तक, क्या लगता है कुछ अंतर होता है, क्या भेदभाव होता है अंदर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं उनको निश्चित रूप से हमारे अधिकारीगण और शासन अच्छे पदों पर उनको पदस्थ करता है। ये तो कोई, आपने कभी महसूस किया है आप उस कैडर से दूसरे कैडर में आए हैं तो? नहीं, हमें बल्कि और अच्छा लगा कि पहले, अब इसमें हमें ऐसा लगता है कि हम एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं। हमारी बात का कुछ वजन बढ़ा है, एसपीएस कैडर से आईपीएस में होने के बाद हमारी बात हमारे अधिकारीगण और अच्छी गंभीरता से सुनते हैं। निश्चित रूप से फर्क पड़ा है। टीकमगढ़ का एक नया जिला बना था निवाड़ी, उसके पहले एसपी आप ही थे जी। क्या लगता है आपको छोटे छोटे जिले ज्यादा सहयोग रहते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने में? हाँ, डेफिनेटली। या सिर्फ इनकी एक ही वजह है राजनीतिक? नहीं, वो एक जो भी जिन कारणों से बना है उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये निश्चित रूप से निवाड़ी एक ऐसा जिला बना है जो झांसी से बिल्कुल लगा हुआ है। झांसी से उसकी दूरी 27 किलोमीटर है और वो उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल वाला जिला है, इतना डेवलपमेंट वाला, डेवलपिंग स्थिति वाला जिला है। आगे चल के वो सभी आसपास के जिलों से भी बहुत समृद्धिशाली और बहुत अच्छा जिला बनने वाला है। किस तरह की दिक्कतें आती हैं नए जिला जब बना? नए जिले में जब मैं पहुंचा था तो जैसा हम लोग की पदस्थापना हुई थी, जो वर्तमान में माननीय सीएम साहब ने हम लोग का वहां पर पदस्थ किया था, हम और अक्षय कुमार सिंह वहां पर पदस्थ हुए थे। निश्चित रूप से उस समय मेरे साथ हम लोग को बड़ा, जैसे पदस्थापना के बाद वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक एसपी और एक कलेक्टर। फिर धीरे धीरे कुनबा बढ़ता गया और जब मैं छोड़ के आया तो मुझे बड़ा संतोष रहा कि एक स्टेब्लिश जिले के रूप में मैं उसको छोड़ के आया हूँ।
हमने सुना कि आपको मैथ्स सब्जेक्ट से डर लगता था, जी फिर कैसे आप सिविल इंजीनियरिंग? हाँ, मैं शुरुआती दौर में क्या मेरे से मैथमेटिक्स के सवाल काफ़ी गलत होते थे, तीसरी क्लास के आसपास। तो मैंने अब काफ़ी विचार किया कि मैं हमेशा घुटने क्यों टेकता हूँ। जी मैंने कहा ये वाली स्थिति तो बहुत बेकार है, घुटने तो नहीं टेकना, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। तो मैंने फिर उसका एक काफ़ी दिमाग लगाया, 1 बार 2 बार 10 बार, फिर मैंने उसका तोड़ निकाल लिया कि मेरे से गलती कहाँ होती है। जी। फिर बाद में ऐसी स्थिति बनती थी, हमारे उस समय जो हमारे टीचर साहब हैं जी। तो रोशन मार साहब थे, वो बहुत अच्छे गणित के टीचर थे। तो फिर जब वो क्लास में सवाल करते थे, फिर ऐसी स्थिति बनती थी कि 10 में से 10 मेरे सही होते थे, पूरी क्लास घुटने टेकती थी। क्या थ्योरी थी ऐसी, उसमें क्या मंत्र दिया था आपके गुरुजी ने? मंत्र ये था कि जो अपने पुराने गणित के फार्मूले हैं उसका बड़े अच्छे से अध्ययन मनन करें जी। और उसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको अपनी कमियां दूर हो जाएंगे, फिर आप उसमें अच्छे से पारंगत हो सकते हैं। आजकल के बच्चे लोग अगर गणित में इसलिए तो कई बार फेल हो जाते हैं कि वो उसके फंडामेंटल उनके वीक हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। आपने घुटने टेकने की बात की है जी। कभी पुलिस महकमे में 26 साल की नौकरी में आपको ऐसा लगा किसी मामले में आपने घुटने टेके हों या उसको अपने हिसाब से जांच ना कर पाए हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो अपने हिसाब से और जो सत्यता के हिसाब से काम करना उचित समझा, परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़ा है हमने। कंप्रोमाइज करना मेरी नियति नहीं है। और ठीक है, मेरे कार्य से कई लोग प्रसन्न होंगे, कई लोग अप्रसन्न होंगे, हो सकता है उनको मेरा कार्य पसंद नहीं आएगा, तो सजा इनाम तो सरकार के हाथ में है। कभी कोई नेता भी आपसे अप्रसन्न रहा? हाँ, नहीं, मैं अमूमन पुलिस की नौकरी में आधे लोग तो अप्रसन्न रहते ही हैं। जी। हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। किस तरह के राजनीतिक दबाव आते हैं पुलिस पर? अमूमन पुलिस पर जहाँ तक राजनीतिक दबाव का प्रश्न है, तो एज एसपी के रूप में आपकी इलास्टिसिटी लिमिट या फिर आपकी जो प्रत्यास्थता की जो थ्योरी है वो काम करती है। आपको मालूम होना चाहिए आपके जो फ़ोन करने वाले, चूँकि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि जहां हमसे हर आदमी 2-4 होता है, फोन करता है आपसे। अगर कोई गलत बात भी करता तो आप अपनी सीमा बता दीजिए कि हम कानून के दायरे में रह के हम इस लिमिट तक ही कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। भले ही वो प्रसन्न हो, आपको कानून के आगे तो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो हो जाता है, कई बार हमसे काफ़ी लोग अप्रसन्न भी हो जाते हैं, तो खैर उसकी मुझे परवाह नहीं है। सर, पुराने शहर अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यहाँ के और अन्य जिलों की एसपीशिप में बहुत जमीन आसमान का अंतर लगता होगा। 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता हो। कभी आपको ऐसा नहीं रात में फोन की घंटी बजी और आपको लगा अरे कोई घटना तो नहीं हो गई? जी बिल्कुल। यहाँ का मेरे जो पूर्ववर्ती एसपी साहबान हैं, मैंने उनसे फीडबैक लिया। जैसे आदरणीय अरविंद सक्सेना साहब हैं, हमारे साथी हैं, आपके शैलेंद्र चौहान साहब हैं, और आपके हेमंत चौहान मेरे दोस्त हैं। इन सब ने मुझे फीडबैक दिया है। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बताया, हमारे एडीजी सर ने, डीआईजी साहब ने, और पीएचक्यू में जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं उनने भी बताया। निस्संदेह भोपाल उत्तर एक बहुत चुनौतीपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है और हमें बेहद विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। और हर समय ये भी सही है, 1-2 बार ऐसी घंटियाँ भी बजी हैं तो हम उठ के भी भागे हैं। अभी जैसे गीट खेड़ी में घटना हो गई थी, वो भी रात के आसपास की घटना है। हम लोग दौड़ लगाए, कैंप किया वहाँ पे, फिर दूसरे दिन तक हम लोग उसमें लगे रहे, जिससे और फर्दर कोई उसका एक्सपेंशन ना हो। कई और घटनाएं ऐसी निरंतर अभी, जैसे मल्टी में एक विवाद हो गया था, आपको याद होगा, कोई फिजा, मेरे समय की बात है, तो वो भी बड़ा फ्लेयर अप हो रहा था। तो ऐसे कुछ चुनौतीपूर्ण तो यहाँ पे आती रहती चुनौतियाँ निरंतर। क्या यहाँ जो डर रहता है उसके कारण टॉयलेट में भी आपको मोबाइल लेके रखना पड़ता है? नहीं, मेरा मोबाइल का तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अधिकारी अगर फ़ोन करें तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ोन अटेंड करता रहूँ, इसलिए मैं रख लेता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं है। किस तरह की यहाँ पे आपको लगती है कि किस तरह की समस्याएं हैं पुराने शहर में, और क्या इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, अभी तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से, जो नवरात्रि का त्यौहार, दशहरे का त्यौहार हो। और यहाँ की जो मेरी इसमें संज्ञान में, एक यहाँ पर कुछ जगह पर जुए का प्रकोप है, सट्टे का प्रकोप है, और वाहन चोरी भी बहुत ज़्यादा है, नकबजनी भी हो रही है, और इसके साथ साथ नशीले पदार्थों का विक्रय तलैया के आसपास के क्षेत्र में। इनकी कैसे रोकथाम करूं और कैसे इनको टोटल ख़त्म करूं, ये मेरे लिए एक चुनौती, इस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की रहती है, तो घर वालों से, रिश्तेदारों से कैसे उनको संतुष्ट करते हैं, कैसे तालमेल बिठाते हैं? जी, आप घर वाले तो हमारे सभी वाकिफ़ हो चुके हैं,
घर वाले तो निश्चित रूप से वो सब जानते हैं कि शुरुआत में काफ़ी उनको बुरा लगा। कई बार हम लोग जैसे कहीं वीकेंड पे जा रहे हैं या छुट्टी लेके जा रहे हैं, अचानक मेरी छुट्टी भी कई बार कैंसिल हुई है जी। और हमें वापस आना पड़ा, तो कुछ समस्याएं तो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे पत्नी बच्चे सब एडजस्ट करने लगे। हाँ, रिश्तेदार कई बार हमसे नाराज रहते हैं, आज भी नाराज रहते हैं जी। उनको लगता है कि मैं अहंकारी हो गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कई बार मेरी कर्तव्य की बाध्यता के कारण मैं उनके किन्हीं प्रोग्रामों में नहीं पहुँच पाता हूँ, समय पर नहीं पहुँच पाता हूँ, उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाता हूँ, तो ये थोड़ा सा उनके लिए भी कष्टकारी है और मेरे लिए बहुत पीड़ादायी हो जाता है। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे जी और आपके फादर ने आपकी सगाई कर दी, जी 2 साल बाद आपकी शादी हुई, उस दौर में लव मैरिज नहीं होती थी, लेकिन आपने अरेंज को लव मैरिज में कैसे कन्वर्ट किया? नहीं, उससे हमारी जो सगाई के दौरान जो पत्नी से बातचीत होती रही तो वो हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायी रही है। हमें उसमें ये रहा कि अब हमें कुछ करना ही है जी। और उसका परिणाम ये निकला कि मैं इस जगह पे पहुंच गया। तो इसके पीछे आपकी वाइफ को आप श्रेय देना निश्चित रूप चाहेंगे? से एक कई मुकाम पे पहुंचने के पीछे आपके पार्टनर का पॉजिटिव सपोर्ट बहुत आवश्यक है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आप उनको खुश करने के लिए कौन सा गाना गुनगुनाते थे? उनके लिए तो मेरा जो फेवरेट गाना है, तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम तुम हमें पहचान लो, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। आपकी वाइफ ने वकालत की है, जी। तो कभी घर में भी जिरह होती है क्या? नहीं, उनका जैसे कई ऐसे मुद्दे रहते हैं जिस पर वो कई बार बड़े अच्छी पॉजिटिव एडवाइस देती हैं और उसको मैं मानता भी हूँ। तो अब जैसे पुलिस में जांच में या उसमें कुछ सहयोग लेते हैं, कुछ ऐसा वो कहती हैं कि आप यहाँ गलत हैं, यहाँ सही हैं, हाँ, ये करना चाहिए। कई बार वो भी न्यूज़पेपर पढ़ती हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उनको जो चीज़ नागवार गुजरती कई बार पुलिस की तो स्पष्ट विरोध कर देती है, आप लोग गलत कर रहे हो, सही करिए इसमें, तो हम लोग उसमें सुधार करते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी 2 बेटियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं अभी? मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई है। मेरी एक सन-इन-लॉ IRTS ऑफिसर हैं कटनी में और मेरी बेटी वहीं पर संविदा उसमें गेस्ट फैकल्टी में विद्वान है और छोटी बेटी हाउस वाइफ है, उसके हस्बैंड असिस्टेंट कमांडेंट BSF में है। दोनों बेटियों की शादी हो गई है। जब आप स्कूल में थे तो क्या था, कभी डांट पड़ी है आपको, पिटाई विटाई हुई उस टाइम में कि नहीं हुई आपकी? जहाँ तक पिटाई की डांट तो निरंतर स्कूलिंग में तो खाते रहे हैं, उससे बहुत सीखने को भी मिला है। डांट खाना तो बहुत आवश्यक है। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले खुशी किसको दी आपने सूचना? सबसे पहले जो समाचार मिला, मेरी मदर व्रत रखी थी उस दिन। अच्छा। हाँ, उस दिन उनका व्रत था मंगलवार का, उसी दिन उनको सूचना मिली तो आंखों में उनके आंसू आ गए। लेकिन साथ में उन्होंने बोला कि तुम बेटा कैसे, हम लोग के परिवार में कोई पुलिस में नहीं था तो थोड़ा सा वो विचलित भी हुई कि थोड़ा और मेहनत करनी थी तुमको, डिप्टी कलेक्टर बन जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो घर वाले नहीं चाहते थे कि आप पुलिस में आए? हाँ, आप भी नहीं चाहते थे? हाँ, मेरी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन डेस्टिनी आदमी को ले जाती है, लेकिन वो फिर बाद में हम लोगों ने उसमें आगे बढ़े किया। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि बाहर से पुलिस दूसरी दिखती है और जब पुलिसिंग में आ जाते हैं तो उसका चेहरा अलग होता है। आपकी भी कोई धारणा बदली है क्या पुलिस को लेकर? जी हाँ, पुलिस के जैसे हमने देखा कि पुलिस का जो शुरुआती दौर में एक रवैया रहा है कि बड़ा बिल्कुल पुलिस से आज भी जैसे कई लोग बच्चे भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं जैसा कि हमारे शासन की भी मंशा, अधिकारियों की मंशा, कि पुलिस का एक अच्छा मानवीय चेहरा भी सामने आया। अभी जो कोविड के अंतर्गत पुलिस ने कार्य किए हैं, कई जगह हम लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उससे पुलिस का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदला है। कोविड में देखा है कि पुलिस यदि मार रही है तब भी लोग तालियां बजा रहे हैं। जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस की मार पे भी लोग खुश हुए हैं। जी जी। तो इस जो उसकी छवि बनी है, इसको बरकरार रखने के लिए और क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम लोग इस छवि को चाहेंगे कि बरकरार बनी रहे और जो पुलिस के अच्छे कार्यों का और ज़्यादा और तीव्रता के साथ प्रचार प्रसार हो, हम जनता के और नज़दीक आए। हाँ, और दुष्टों के लिए तो हम लोग कड़क बने ही रहेंगे। जैसा मुख्यमंत्री का भी कहना है कि दुष्टों के लिए वज्र के समान हो जी। और आम लोगों के लिए बिल्कुल फूल के समान हो पुलिस। जी। तो ऐसे कोई उदाहरण बताइए कि आपने कोई बड़े डकैत या बड़े बदमाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हो, ये संदेश देने के लिए। जहाँ तक कड़ी कार्रवाइयों का तो बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जिसमें हमें कानूनी दायरे में रह के हमने कड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। जैसे जितने भी मेरे समय वहाँ पर हम लोगों ने, एक आपका उदाहरण देना चाहूँगा, बच्चियों के मामले में हमने पहले से डिसाइड कर रखा था, जैसी मंशा भी है कि अगर 2 या 2 से अधिक अपराध वाले बच्चों जो अपराधी हैं उनके खिलाफ NSA या जिला दर जो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, हम उनको NSA में ही बुक करते हैं, जिससे दोबारा ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि वो फिर से फर्दर एक्ट कर सकें।
ये हम लोग कानून के दायरे में रह के करना चाहते हैं और कानून के दायरे में रहकर ही करें, क्योंकि अनड्यू अगर करते हैं तो फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कई बार मांग उठती है कि भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होना चाहिए, क्योंकि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। जिला बदर जैसे मामले कई बार अटके रहते हैं जी। आप क्या नजरिए से देखते हैं, यदि कमिश्नर प्रणाली लागू होगी तो भोपाल में और कानून का राज होगा? डेफिनेटली कमिश्नर प्रणाली लागू होगी तो निश्चित रूप से और ज़्यादा इसमें इफेक्टिवनेस आएगी। बहुत सारे अधिकार पुलिस के पास आएंगे कमिश्नर्स के रूप में, डिप्टी कमिश्नर और एसी के पास पहुंचेंगे तो उसमें और इफेक्टिवनेस आएगी, तेज़ी से न्याय होगा, तेज़ी से लोगों को इसमें काम लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। अभी तक ये नहीं है तो इसमें क्या कमियां नजर आती हैं, कहाँ आपको दिक्कतें होती हैं कानून व्यवस्था का पालन कराने में? जैसे कई बार हमने देखा है 107-16 के जैसे प्रकरण है, 110 के, 151 में, इसमें हमारे अधिकारियों को बहुत सारी जगह पर अप्रोच करना पड़ता है, समन्वय बनाना पड़ता है, फिर कार्रवाइयाँ होती है। तो कई बार हम लोग इस चीज़ में भी थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। अगर ये सब पावर जैसे हमारे एसी के पास हो तो वो उसमें गुण दोष के आधार पर तत्काल निर्णय लेके कार्रवाई कर सकता है। यद्यपि हमारे जैसे अधिकारियों के हम लोग के संबंध अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अच्छे हों तो वो भी तत्परता से हो जाता है, लेकिन और इफेक्टिवनेस लाने के लिए कमिश्नरी प्रणाली विशेष रूप से मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि ग्वालियर है, जबलपुर है और भोपाल, इंदौर, यहाँ तो बेहद आवश्यक प्रतीत होती है। भोपाल में राजनीतिक कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा होते हैं जी, तो पुलिसिंग में इसमें ऐसा सिस्टम की यदि आपकी ज़रूरत महसूस होती है क्या, कि कानून व्यवस्था के लिए अलग सिस्टम हो और विवेचना के लिए अलग सिस्टम? जी हाँ, ये तो हम लोगों को महसूस होती, विवेचना के लिए अलग हो, कानून व्यवस्था के लिए अलग हो, वीआईपी ड्यूटी के लिए अलग हो। उसमें हम लोग हमारे अधिकारीगण कुछ बाइफरकेट कर भी रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी फोर्स की काफ़ी कमी है तो एक स्पेसिफिक ऐसा वो बन नहीं पाया कि व्यक्ति विवेचना ही करेगा या कोई वीआईपी ड्यूटी ही करेगा या फिर इसमें कानून व्यवस्था में रहेगा। अमूमन हमारे अधिकारियों को कई ड्यूटियां एक साथ करनी पड़ती, तो थोड़ा सा उसमें इफेक्टिवनेस में फ़र्क तो आता। आपका सर लंबा अनुभव है जी। पहले विवेचना जैसे होती थी जी, उसका स्तर में अभी गिरावट आई है कि जैसे आज किसी का मर्डर हो जाता है और उसके रिश्तेदार आके सभी जो दूर हैं वहाँ पे नहीं है घटना स्थल पे उनके भी नाम लिखा देते हैं और उनको पुलिस गिरफ्तार करती है, सीधे कोर्ट के हवाले कर देती है। क्या विवेचना का ये स्तर गिरने के पीछे क्या वजह देखते हैं आप? विवेचना का स्तर अमूमन गिरने के पीछे कई बार ये रहता है कि इसमें पुलिस की विवेचना को कई लोग कई स्तरों पर शंका की दृष्टि से देखते हैं, आरोप लगते हैं। हाँ, आरोप लगते हैं। उसमें किसी को आपने छोड़ दिया है तो भाई पैसे ले लिए होंगे या भ्रष्टाचार, कई तरह के आरोप लगते हैं और कई स्तर पे आरोप लगते हैं। तो अमूमन पुलिस का अधिकारी ये सोचता है कि जो एफआईआर में हम उसके अनुरूप कार्रवाई करते हैं, जबकि हमारे कई अधिकारियों की बड़ी स्पष्ट मंशा है कि इसमें आप दूध का दूध पानी का पानी करें, इसमें हमें अपना आत्मबल भी मजबूत करना पड़ेगा, तब हम इसमें इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रेक्टिफाई कर पाएंगे। कैसे इसमें सुधार हो सकता है? नहीं, इसमें हमें जो जहाँ तक है विवेचना पे हमारे सभी जो अधिकारीगण हैं जी या हमारे पुलिस के ऊपर एक अकेले अधिकारीगण ही नहीं, हमारे ऊपर एक कोर्ट की भी संस्था है, वो भी हमारा मूल्यांकन करती है। कई बार हमारे अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं तो उसका ये रहता है कि उसमें वहाँ पर भी शंका की सुई उड़ जाती है, तो उसमें फिर वो कई बार अननेसेसरी जांचों में फंस जाता है। इसलिए फिर वो कई बार सीधी सपाट विवेचना करके उसमें निराकरण करने की कोशिश करते हैं। सीधा सा है, मतलब आरोप ना लगे इससे बचने के लिए। हाँ, कुछ आप इसको ये प्रवृत्ति बढ़ गई है, ये प्रवृत्ति आज की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन उसमें अभी हमारे अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा इसमें सेंसिटाइज किया है कि सही इन्वेस्टिगेशन करें, झूठा ना फंसे और अगर साक्ष्य तो कोई बचे नहीं इसमें। तो कोई इसके लिए आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि इस दिशा में अपन सुधार कर सकें? जी हाँ, इसमें हमारे कई स्तरों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चालू हो रहे हैं जी, और इसमें बताया भी जा रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना है जी। जैसे आज की डेट में कोई इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास पहुंचता है तो इसलिए थोड़ा सा उसमें फेयर उसमें हो जाता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर आज की डेट में किसी भी स्तर पर माना नहीं जाता है, तो उसमें कई बार उनके निर्णय बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं उसमें, तो इसलिए वो सब चीज़ें उस तरफ पहुंच जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी अभी बताया जा रहा है कि भले ही आदमी एफआईआर में कुछ भी लिखा है, अगर आपके एविडेंस नहीं आ रहा है तो आप उसमें कार्रवाई नहीं करें। हमारे यहाँ इनको सबको अधिकार भी मिला है एफआईआर और चालान लगाने का। आपको विवेचक को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जी। विवेचक का आत्मबल ऐसा होना चाहिए कि वह हर आरोपों का जवाब दे सके कि हाँ, हमने जो किया है ठोक के किया है, सही किया है, हमारे पास ये पुख्ता प्रमाण है। अब ये लोग पुख्ता प्रमाण नहीं देते, इसलिए बैकफुट पे आ जाते हैं। पुलिस वाले जो नए आ रहे हैं जी,
उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और यूथ जो पुलिस में आना चाहते हैं वो क्या करें? नहीं, निश्चित रूप से पुलिस का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं सबका आह्वान करता हूं कि देशभक्ति जनसेवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सबसे पहले वो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट का भरपूर अध्ययन करें, माइनर एक्ट का अध्ययन करें, और जो भी नए नए कानून है, पुलिस वाला तभी इसमें पारंगत हो सकता है जब कानून की पकड़ की जानकारी हो और नियम से अपना कार्य करे। और आलतू फालतू दाएं बाएं अगर वो चलेगा, इधर उधर दृष्टि रखेगा, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा। सीधी सपाट कार्रवाई होगी। अधिकारी भी उसी पे भरोसा करते हैं, एक बार परख लेते हैं कि व्यक्ति मेहनती है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो उसको फिर अगर उससे कई मानवीय त्रुटि हो भी जाती है तो उसकी मदद भी करते, शासन भी मदद करता है। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति अगर अब खुद ही फाल्टी है तो फिर उसमें तो मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग इसमें पुलिस की सेवा में आना चाहते हैं उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और उनको समाज सेवा, देश सेवा और जनता की सेवा के लिए भरपूर अवसर है, उन्हें आना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे मुकेश श्रीवास्तव जी। उन्होंने कहा है कि पुलिस वाले यदि सेवा में आना चाहते हैं, पुलिस की सेवा में यदि आप आना चाहते हो तो एक ध्येय बना लो, आप ईमानदारी से, मेहनत से काम करो, कानून के दायरे में काम करो। कोई भी अधिकारी, कोई भी दबाव आपके ऊपर काम नहीं कर सकता, हावी नहीं हो सकता। आज इतना ही। अगली बार हम फिर किस नई सत्ता के सारथी के साथ, नई शख्सियत, नए अफसर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। बच्चे कभी एक जैसे पढ़ते नहीं, इसलिए प्राडिस लाया है एक संपूर्ण लर्निंग ऐप, जहां पढ़ाई होगी देखकर, सुनकर, खेलकर और पढ़कर। डाउनलोड द प्राडिस ऐप नाउ। कभी डकैतों से, नक्सलियों से आपका सामना हुआ है? आमना सामना हुआ है, 2-3 बार फायरिंग की भी स्थिति हुई है। आप पे आरोप लगा था कि आपने बच्ची के कारण एक पूर्व छात्र नेता पे गलत मामला दर्ज करा दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कभी कोई नेता भी आपसे अप्रसन्न रहा? काफी लोग अप्रसन्न भी हो जाते हैं, तो खैर उसकी मुझे परवाह नहीं है। कई बार मांग उठती है कि भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होना चाहिए। अपना व्यक्तिगत सोच है कि ग्वालियर है, जबलपुर है और भोपाल, इंदौर, यहाँ तो बेहद आवश्यक प्रतीत होगी।